हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रियल एनालिसिस में हम आप लोग को बता रहे थे जैकोबियंस फंक्शन और एक बताए थे सेवरल ऑफ द वेरिएबल फंक्शन, यानी फंक्शन ऑफ द वेरिएबल इन सेवरेबल, मतलब बहुत सा फंक्शन वेरिएबल है। तो आज हम आप लोग को दो तीन थ्योरम बता रहे हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, इसको आप बारीकी से देखें। तो अब चलते हैं अपने सिलेबस के तहत बिना लेट किए हुए, और किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप जरूर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, आज जो हम थ्योरम बता रहे हैं ना, यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। तो आज क्लास नंबर है आपका 17। तो अब चलते अपने सेशन के तरफ बिना लेट किए हुए। कोई भी डाउट हो किसी भी छात्र को तो जरूर आप कमेंट करेंगे। देखो, हम बता रहे थे आप लोग को रियल एनालिसिस। आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज आपका है क्लास नंबर 17। यह एक आर्टिकल है जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। आर्टिकल मोस्ट वीवीआई थ्योरम करा स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ necessary and sufficient condition for a Jacobian vanish। या यही थ्योरम इस तरह से भी आप लोग को लिखा रहेगा, कहीं कहीं यही क्वेश्चन घुमा के इस तरह से भी हो सकता है। कहेगा थ्योरम कि लेट या u1 u2 u3 बढ़ते गए या un बी ए फंक्शन ऑफ एन independent वेरिएबल x1 x2 बढ़ते गए या xn इन ऑर्डर दैट देयर में exist between these n function a relation। इस तरह से भी थ्योरम रहेगा लिखा हुआ। तो करा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका मतलब हुआ कि यह जो फंक्शन है ना, दीज एन फंक्शन ए रिलेशन, यह क्वेश्चन फंक्शन इस तरह से है, मान लो यह एक फंक्शन है एफ, या u1 u2 बढ़ते गए या un बराबर 0, तब करा इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट condition that the Jacobians
डेल इंटू यह है u1 u2 बढ़तेगा यह un बढ़ते डेल इंटू x1 x2 बढ़तेगा यह xn शुद्ध वैनिश आइडेंटिकली इस तरह से भी लिखा हो सकता है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि स्टेट एंड प्रूफ जैकोबियंस स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए जैकोबियंस फंक्शन जो है ना वो वैनिश करेगा। तो जब हम पहला टर्म्स दिया आपको तो यहां से कहेगा कि इस थ्योरम को प्रूफ करो। तो कभी कभी यह जो हमने लिखा ना तो यही स्टेटमेंट हो गया। और में जो हम क्वेश्चन लिखे हैं यह स्टेट जैसे पहला क्वेश्चन दिया हम आपको कि स्टेट एंड प्रूफ तो स्टेटमेंट का मतलब यही थ्योरम जो हम लिखा और करके यही स्टेटमेंट हो गया। जब आपको पूछेगा ना कि स्टेट एंड प्रूफ नेसेसरी एंड सफिशिएंट तो स्टेटमेंट का मतलब कथन, कथन का मतलब यही टर्म्स लिख देना स्टेटमेंट में। क्लियर? तो यह जो हम क्वेश्चन लिखा तो अगर पहला टर्म से ही क्वेश्चन देते हो तो आप बारीकी से ध्यान देना। तो यहां से अगर हम और ना लिखें आधारित यही क्वेश्चन को अगर हम यहां से प्रूफ करें आंसर तो यह जो लिखे ना यह स्टेटमेंट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट में यही चीज लिखना है आपको। अब यहां से प्रूफ करेंगे। लेकिन कभी कभी जो थ्योरम है ना जो स्टेटमेंट दिया है वह कभी कभी क्वेश्चन का रूप दे देता। क्लियर? तो स्टेटमेंट में यही चीज लिखना। अब हम इस फंक्शन को प्रूफ करेंगे तो हम सारा चीज आपको बता चुके थे और आपने पढ़ा था 12 में ही डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। तो पढ़ा था कोई भी अगर इक्वेशन है उस इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो जिसको आप एलिमिनेट करोगे ना उसका कोफिशिएंट लिखना। तो हम यहाँ यूज करेंगे और बहुत ही बारीकी से बता रहे और यह मोस्ट VBI थ्योरम है और आपके सिलेबस में दिया हुआ भी है। इसको आप बारीकी से देखेंगे और हम आशा करेंगे किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यह MSc है लेकिन बहुत ही हम बारीकी से आप लोग को बता रहे हैं। अब ये प्रूफ करते हैं। क्लियर हो गया? चलो अब यहां से हमने क्या प्रूफ एक बार लेते हैं नेसेसरी पार्ट। द नेसेसरी पार्ट लिखो या कंडीशन नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में हम मान लिया कि यह जो फंक्शन है ना द नेसेसरी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि यह जो फंक्शन है यह इस तरह से फंक्शन दिया हुआ ठीक ना। और बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं। देखो यहां से नेसेसरी पार्ट में कह रहा है कि इफ देयर एक्जिस्ट बिटवीन u1 u2 बढ़ते गए यह un ए रिलेशन। यह फंक्शन जो है ना इस तरह से रिलेशन है फंक्शन ऑफ यह है u1 u2 u3 un बराबर 0। तो हम इसको मान लिया समीकरण 1 ठीक ना। अब कर रहा है इसका जो जैकोबियंस है ना इतना बराबर 0 है तो आप कहेंगे देयर जैकोबियंस इज 0। तो मान लो यह जो समीकरण लिया इस फंक्शन को हम अगर पार्शियली डीसी किया डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x1
है ना, यानी इसको डिफरेंशिएट किया x1 के सापेक्ष x2 के सापेक्ष। तो डायरेक्ट आप इस तरह से सब लिखते हो तो इस तरह से आप लिख दीजिए कि डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इस समीकरण एक को हम डिफरेंशिएट किया तो वी गेट। यहां से हम क्या देखा कि यह जो फंक्शन है यहाँ u1 है, u2 है, u3, un, और इस फंक्शन को अगर हम पार्शियली डीसी किया x1 के सापेक्ष, पार्शियली डीसी किया x2 के सापेक्ष, तो बताओ यह जो फंक्शन है, तो आपने पढ़ा होगा पार्ट 1 में ही डिफरेंशियल कैलकुलस, तो वहां पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव, उसमें आप पढ़ा था टोटल डिफरेंशिएशन। तो मान लो यहाँ n वेरिएबल है, तो इस फंक्शन को अगर डीसी किया तो पहले u1 के सापेक्ष, फिर यह u1 डीसी हो जाएगा x1 के सापेक्ष, फिर यह u2 के सापेक्ष करेंगे। तो इसको जब लिखेंगे बाबू तो यह हो जाएगा डेल f बाई डेल u1 इंटू डेल u1 बाई डेल x1 प्लस, फिर इस फंक्शन को क्या u2 के सापेक्ष डेल f बाई डेल u2 इंटू डेल u2 बाई डेल x2, पहले x1 के सापेक्ष ना, तो x1 के सापेक्ष, फिर यह हो जाएगा डेल f बाई डेल u3 और डेल u3 बाई डेल x1, इसे तो बढ़ते गए, लास्ट में यह हो जाएगा डेल f बाई डेल un इंटू डेल un बाई डेल x1 बराबर 0। आया समझ में, बराबर 0। फिर हम x2 के सापेक्ष करोगे, सिमिलरली यहां से हम लिख देते हैं सिमिलरली उसी प्रकार यह हो गया डेल f बाई डेल u1 इंटू डेल un बाई डेल x2 प्लस डेल f बाई डेल u2 और डेल u2 बाई डेल x2। इस तरह से हम बढ़ते गए, यह हो जाएगा डेल f बाई डेल un और डेल un बाई डेल x2 बराबर 0। समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से अगर हम बढ़ते गए एंड सो ऑन, इसी प्रकार, तो यह हो गया डेल f बाई डेल un इंटू, मतलब सॉरी, यह हो गया डेल f बाई डेल u1 इंटू डेल u1 बाई डेल xn प्लस डेल f बाई डेल u2 और डेल u2 बाई डेल xn बढ़ते गए प्लस डेल f बाई डेल un इंटू डेल un बाई डेल xn बराबर 0। ठीक है, इतने यह इक्वेशन आ गया। और इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, यहां से हम लोग क्या किए कि एलिमिनेट, यहां से करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग करेंगे कि एलिमिनेट डेल f1 बाई डेल u1 डेल f1 नहीं, यहां पर सिर्फ लिखेंगे डेल f बाई डेल u1 डेल f बाई डेल u2 डेल f बाई डेल u3 बढ़ते गए डेल f बाई डेल un। इस सभी में अगर इलिमिनेट कर देंगे तो लिखने का तरीका था कि मान लो इतने इक्वेशन है,
और यहां से डेल एफ बाई डेल u1 को इलिमिनेट किया तो इसका जो कोफिशिएंट है ना, इसको डिटर्मिनेंट के जैसा पहला कॉलम में लिखते हैं, फिर इसका जो कोफिशिएंट है सेकेंड कॉलम में लिखते हैं। ध्यान दे रहे हैं? इसी को लिखने का तरीका है कि कोई भी इक्वेशन है तो इस सब का कोफिशिएंट लिखोगे तो यह हो जाएगा डिटर्मिनेंट। डेल एफ बाई डेल u1 का कोफिशिएंट हो गया डेल u1 बाई डेल x1, डेल u1 बाई डेल x2, इस तरह से बढ़ते गए डेल un बाई डेल xn, नहीं पहले यह u1 लिया हो जाएगा डेल u1 बाई डेल xn, फिर सेकेंड रो में लिखेंगे तो यह हो जाएगा डेल u2 बाई डेल x1, डेल u2 बाई डेल x2, बढ़ते गए डेल u2 बाई डेल xn, इस तरह से बढ़ते गए तो लास्ट में यह हो जाएगा डेल un बाई डेल x1, डेल un बाई डेल x2, बढ़ते गए डेल un बाई डेल xn, इतना बराबर 0। बताओ कितना सरल तरीका से बता रहे हैं आप लोग को। बुआरे यह u1 u2 फंक्शन है, x1 के सापेक्ष डीसी किया तो इसी को आप यहाँ पर लिख सकते हो डेल इंटू u1 u2, बढ़ते गए यह un बाई डेल इंटू x1 x2, बढ़ते गए यह xn बराबर 0। तो यही हो गया दिस प्रूफ नेसेसरी पार्ट, है ना, यह हो गया दिस प्रूफ नेसेसरी पार्ट या नेसेसरी कंडीशन। अब लेंगे सफिशिएंट पार्ट। तो बताओ कितने बारीकी से हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ किया। अब मान लेते कि यह फंक्शन दिया है तो यह आप प्रूफ कर दो। तो बहुत ही बारीकी से हम आप लोग को यह थ्योरम बता रहे हैं और आपके सिलेबस में दिया हुआ, आपके सिलेबस में दिया हुआ। तो अब लेंगे कंडीशन सफिशिएंट पार्ट, ठीक है। यहां से द सफिशिएंट कंडीशन लैंग्वेज है, लेकिन हम इसको बहुत ही सरल तरीका से आप लोग को बता रहे हैं। तो सफिशिएंट पार्ट में मान लेते हैं कि कोई भी जैकोबियन फंक्शन है, यहां से लिखेंगे इफ द जैकोबियन, मान लो यह जैकोबियन फंक्शन है जे, और यह फंक्शन है मान लो u1 u2, बढ़ते गए यह un बराबर 0, तब करा देन देयर मस्ट exist a relation between u1 u2, बढ़ते गए या un। तो यह जो फंक्शन है ना, यह जो इक्वेशन है u1 u2, यह रिलेशन है किसका, x1 x2 का ना। यह जो इन्वॉल्व है यह इक्वेशन, यह u1 u2 जो है ना, यह रिलेशन रखता है किससे, x1 x2 x3 वेरिएबल से। तो आप इसको लिख सकते हो, खड़ी लैंग्वेज है बाबू। यहां से कहेंगे हम लोग द इक्वेशन कनेक्टिंग द फंक्शन u1 u2, बढ़ते गए या un and the
वेरिएबल यह है x1 x2 x3 बढ़ते गए यह xn are always capable of being transformed into the following form। इस फंक्शन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते। देखो जैसे मैंने कहा यह u1 u2 रिलेशन रखता है x1 x2 से, तो यहां से अगर हम एक नया फंक्शन ले लें, एक बार u1 के सापेक्ष, एक बार u2 के सापेक्ष, एक बार un के सापेक्ष, तो आप इसको लिख सकते थे। इसीलिए फंक्शन ऑफ φ1 एक फंक्शन मान लिया x1 x2 बढ़ते गए यह xn और u1 बराबर 0। दूसरा फंक्शन मान लिया फंक्शन ऑफ φ2 x1 x2 बढ़ते गए यह xn और u2 बराबर 0। आया समझ में? इसी तरह से बढ़ते गए एंड सो ऑन। इसी प्रकार यह फंक्शन मान लिया φn x1 x2 x3 बढ़ते गए यह xn और un बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग यहां से क्या किए, इतने फंक्शन हम मान लिया। इस फंक्शन को अगर हम जैकोबियंस फंक्शन के केस में लिखते हैं तो लिखने का तरीका, इस फंक्शन को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो आप इस फंक्शन को लिख सकते हो। एक फार्मूला हम बताए थे इम्प्लिसिट फंक्शन पर, क्वेश्चन भी बताए थे। अगर 2 वेरिएबल रहे, 3 वेरिएबल रहे, 1000 वेरिएबल रहे, इसी फंक्शन को हम लिख सकते थे कि कोई भी अगर जैकोबियंस फंक्शन है ना, तो इस फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हो। यहां से लिख देंगे देन बाय द प्रीवियस थ्योरम। यहां से आप लिख सकते हो देन बाय द प्रीवियस थ्योरम, जो पीछे आप पढ़े हो इम्प्लिसिट फंक्शन। हम आपको बताए थे इम्प्लिसिट फंक्शन, प्रीवियस थ्योरम का मतलब होता है पीछे आप पढ़ चुके हो प्रीवियस थ्योरम। इम्प्लिसिट फंक्शन पर हम आपको फॉर्मूला बताए थे ना, इसलिए मैंने लिख दिया यहां से प्रीवियस थ्योरम। ठीक है, तो हम आपको यह बता चुके थे, यह जो फंक्शन था ना, तो प्रीवियस थ्योरम में यह फंक्शन हम आपको बताए थे, इसी को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, यह जैकोबियंस फंक्शन j बराबर डेल इंटू u1 u2 बढ़ते गए यह un बते डेल इंटू x1 x2 बढ़ते गए यह xn। यहाँ n वेरिएबल है, तो फॉर्मूला पढ़े थे आप -1 के पावर n। अगर 2 ही वेरिएबल होता तो -1 के पावर 2 लेते। यह पार्शियली डीसी, तो यह हो जाएगा डेल, एक फंक्शन हो गया φ1 बाई डेल x1 इंटू डेल φ2 बाई डेल x2 बढ़ते गए इस तरह से डेल φn बाई डेल xn, और नीचे में हो जाएगा कि डेल φ1 बाई डेल u1 डेल φ2 बाई डेल u2 बढ़ते गए डेल φn बाई डेल un। और यह जो जैकोबियंस फंक्शन है, यहाँ जैकोबियन फंक्शन बराबर 0, तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि यह जो जैकोबियंस फंक्शन आया और यहाँ तो j का मान 0 लेंगे। अगर j का मान 0 तो यह 0 आ जाएगा, तो फिर कोने का नहीं गुना कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत ही सरल तरीका से बता रहे हैं बाबू।
यहां से हम लिखेंगे नाउ इफ, मान लो ये जैकोबियन फंक्शन जे का मान अगर 0 है फॉर सम वैल्यू ऑफ, पहले ना कि जे का मान 0 ले लिया तो यह फंक्शन, यहां से लिखे इफ जे बराबर 0 तो यह हो गया वही है बुआ। जब जे का मान 0 दे दिया और कोने का नहीं गुना करोगे तो इतना गुने 0 बराबर 0, इसको इधर ले आएंगे तो 0 बाई कोई संख्या 0, तो सिर्फ यही फंक्शन बचेगा। इसका मतलब यह हो जाएगा डेल फाई 1 बाई डेल x1 डेल फाई 2 बाई डेल x2 बढ़ते गए डेल फाई n बाई डेल xn बराबर 0। इसी को अगर जनरलाइज करके लिखते हो आप तो आप यहां से लिख सकते हो। ठीक है, लिखा जाए इसको। इसी को अगर जनरलाइज करके आप लिखते हो एन वेरिएबल के केस में तो आप लिख सकते हो, यहां से आप अगर इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसी को अगर जनरलाइज करोगे तो आप कह सकते हो, देखो इसी को अगर जनरलाइज किया तो हम लोग लिख सकते थे इसी को दैट इज डेल इंटू फाई आर बाई डेल एक्स आर इतना बराबर 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ आर बिटवीन, यानी आर का मान कहां से कहां ले लिया 1 से n तक, फॉर सम वैल्यू ऑफ आर बिटवीन 1 एंड n, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू, मतलब आर का वैल्यू 1 से लेकर n तक ले लिया। ठीक ना, तो पार्टिकुलर केस में यह जो फंक्शन है ना मस्ट बी रिलेशन हो गया एक्स आर से, तो आप इसको लिख सकते हो यहां से हैंस, जितना कम लैंग्वेज लिखोगे तो हम बड़ा सिंपल तरीका से आपको लिखा रहे थे, इतना का मान आ गया तब यहां से कहेंगे देन, हैंस से ज्यादा तरह का देन लिख दीजिए जगह देन फॉर दैट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ आर द फंक्शन फाई मस्ट नोट, है ना, यह जो फंक्शन है ना नोट कॉन्टेन मस्ट नोट कॉन्टेन एक्स आर, सीधे एक्स कर दो, नोट कॉन्टेन एक्स एंड according the corresponding equation is of the for function of phi r, मान लीजिए हो गया एक्स आर प्लस 1, उसके आगे ले लिया, है ना, बढ़ते गए यह एक्स एन और यह हो जाएगा u1 u2, बढ़ते गए यहां से बढ़ते गए ये जगह un बराबर 0, है ना। इसका मतलब इसके आगे जो भी वैल्यू लेंगे ना, इसके आगे जो भी वैल्यू लेंगे
तो उसका मान हमेशा 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको n तक ही फंक्शन है, n के आगे जो भी वैल्यू लोगे, तो हम जानते थे पार्शियली डीसी का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे सिर्फ उसी का ना डीसी होगा, शेष तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इसलिए इसके आगे जो भी पद लेते हो आप यहां से, इस सब का मान क्या होगा, 0 आ जाएगा। इसलिए हम यहां से लिख रहे थे कॉन्सिक्वेंटली बिटवीन दिस एंड द रिमेनिंग इक्वेशन। इसके बाद जो भी इक्वेशन आएगा ना, फंक्शन ऑफ फाई आर प्लस 1 का मान 0, फंक्शन ऑफ फाई आर प्लस 2 का मान 0, बढ़ते गए फंक्शन ऑफ फाई एन का मान 0। इससे यह मालूम चल गया, यह जो वेरिएबल हो गया एक्स आर प्लस 1, एक्स आर, इसके लिए आर प्लस 1, इसलिए यहां से लिखेंगे हम लोग द वेरिएबल एक्स आर प्लस 1, एक्स आर प्लस 2, बढ़ते गए यह एक्स एन कैन बी इलिमिनेट, मतलब हटा देंगे, इलिमिनेट या इलिमिनेटेड, जो भी लिखोगे, इलिमिनेट सो एज टू गिव ए फाइनल इक्वेशन बिटवीन या u1 u2 बढ़ते गए या un तक, फाइनल इक्वेशन यही आएगा हमेशा एलोन। यही प्रूफ हो गया, तो कहेंगे दिस थ्योरम इज प्रूफ, हैंस द थ्योरम इज सेटिस्फाई या वैनिश, यह सेटिस्फाई हो गया या स्टेबिलिटी, जो भी लिखोगे। तो यह जो क्वेश्चन हम बताएं बहुत ही बारीकी से बताया है आप लोग को, और यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। और आप देखोगे तो आपके सिलेबस में यह जो कंडीशन थ्योरम जो है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है एक दो। एक है लैग्रेंज मल्टीपल फार्मूला, लैग्रेंज मल्टीपल मेथड टू फाइंड, है ना, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो एक और थ्योरी है, और एक थ्योरी है आप लोग को इनवर्स फंक्शन थ्योरम, इम्प्लिसिट थ्योरम। तो यह 3 थ्योरम जो है ना, यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, थोड़ा समय लगेगा। तो इस थ्योरम को हम अगले क्लास में बताएंगे आपको, क्लास नंबर 18 में। तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए, और इस थ्योरम को आप बारीकी से देखेंगे। इसके बाद राइमन रियल एनालिसिस में ही एक पढ़ना था राइमन इंटीग्रल। तो राइमन इंटीग्रल आप पार्ट 3 में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उसका विस्तार रूप पढ़ना है, और बहुत ही हम सरल तरीका से बता रहे हैं। आप क्लास कंटिन्यू करेंगे, और दोनों मोड में क्लास चल रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो जिसको जो जरूरत है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, सबसे कम फी में आपको बेहतर पढ़ाई मिलेगा। तो फिर हम अगले क्लास में फिर इसका नया भाग लेकर आते हैं।